आज के लेक्चर में हम जो ऐसे है ऑन डूइंग नथिंग जो पिछले के दौरान लिखा गया उसको जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। द ऑथर वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड एट हिज कॉटेज अमंग द यॉर्कशायर फेल्स 10 miles अवे फ्रॉम द स्टेशन। जो ऑथर है इसलिए वो अपने दोस्त के साथ में एक कॉटेज में यॉर्कशायर फेल्स में एक कॉटेज है उसमें रह रहा जो कि स्टेशन से 10 माइल दूर है। द वेदर वॉज वार्म। जो वेदर था या जो वातावरण था या एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी वार्म था। वार्म इन सेंस की हल्की फुल्की गर्मी थी। बोथ द फ्रेंड्स इन्जॉयड इट। और दोनों दोस्तों को काफ़ी उस मौसम में काफ़ी इन्जॉयमेंट मिल रहा था यानी खुशी या फिर आनंद मिल रहा था। दे वेंट थ्रू द मोरलैंड डेली एंड क्लाइम्ड अप अ हिल 2000 फीट अबाउ सी लेवल। और वो रोज़ मोरलैंड में घूमने जाते थे और वहाँ पे जो हिल है जो 2000 फीट ऊंची है सी लेवल से उस पर रोज चढ़ते थे। दे स्पेंड द लॉन्ग गोल्डन आफ्टरनून्स लाइंग ऑन देयर बैक्स डूइंग नथिंग। और वो जो आफ्टरनून दोपहर की जो समय था वो वहाँ पे कुछ नहीं करते हुए आराम से लेट के बिताते थे। द प्लेस वॉज काम एंड क्वाइट एंड द सॉफ्ट वेलवेटी ग्रास ऑन द पैच टेम्पटेड देम टू रेस्ट। और वहाँ का जो वातावरण था वो एकदम शांत था और वहाँ की जो घास थी वो मखमली घास थी जिस पे उनको मतलब इस तरह से वो अटैम्प्ट करते मतलब वो उसको सोने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए वो प्रेरित करती थी या फिर मतलब टेम्प्ट करती थी। दे माइंड्स बिकेम काम एंड पीसफुल इन सच नेचुरल सराउंडिंग्स। और इस तरह का वातावरण जहाँ पे सब कुछ शांति हो या फिर मखमली घास हो वहाँ पे उन दोनों का जो नेचुरल सराउंडिंग की वजह से उनका जो मस्तिष्क था वो एकदम शांत या पीसफुल था। एकदम उसको अंदरूनी शांति महसूस हो रही थी। देयर वाज नो नॉइजेज एक्सेप्ट दैट ऑफ द कार्डियो। वहाँ पे कोई भी नॉइज़ नहीं थी मतलब किसी तरह की आवाज़ नहीं। सिर्फ वहाँ पे जो पक्षी थे उनकी चहचहाट गूंज रही थी। इट वॉज नॉट राइट टू से दैट द राइटर एंड हिज फ्रेंड डिड एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब हम यह नहीं कह सकते कि उनके दोस्त और जो राइटर है उसको और उसके जो दोस्त थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। बिकॉज दे स्मोक्ड अ लॉट ऑफ टबाको। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंबाकू पीते थे या फिर स्मोक करते थे। 8 सैंडविचेज एंड लिटिल स्टिक ऑफ चॉकलेट एंड ड्रैंक फ्रॉम द कोल्ड स्ट्रीम। और वो मतलब सैंडविच खाते थे और उनका जो ठंडा ठंडा झरनों का पानी था वहाँ से वो पानी पीते थे। दे ऑल्सो मेड अ रिमार्क ऑन टू नाउ एंड देन। और वो एक दूसरे पे मतलब रिमार्क करते रहते या फिर कुछ बात करते थे किसी पे कमेंट करते रहते थे। एक्सेप्ट दिस दे कैम एज क्लोज टू डूइंग नथिंग एज इट वॉज पॉसिबल फॉर टू फ्रेंड्स। और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते थे। दे मेड नो प्लान्स। वो किसी तरह के प्लान्स नहीं बनाते थे कि फ्यूचर में क्या करना है। नो आइडियाज़ कैम टू देयर माइंड। और किसी तरह के विचार उनके नहीं आते थे। मतलब उनको उस जगह पे इतनी शांति मिल रही थी मानसिक कि वो किसी भी तरह के विचारों के जो कि चिंतन में व्यस्त नहीं थे बिल्कुल एकदम शांत थे। दे माइंड्स फॉर एम्प्टी। उनका दिमाग एकदम खाली थी मतलब एक ध्यान अवस्था या कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह की दुनियादारी या फिर किसी चिंतन मनन में नहीं लग रहे थे। बस शांति चारों ओर उनकी चारों ओर सिर्फ शांति थी। ऑन देयर कमिंग डाउन इन चेयरफुल एंड हैप्पी मूड हेल्दियर देन एवर द ऑथर रीड इन अ पेपर दैट वन मिस्टर सैजफ्राइज। जब वो नीचे आए थे और मतलब हमेशा ही उनका मूड और भी ज़्यादा खुश मिजाज होता था हैप्पी मूड में और एक ज़्यादा मतलब स्वस्थवर्धक था जगह तो वो और भी खुद को स्वस्थ महसूस करते थे। ऑथर ने नीचे आने के बाद एक पेपर पढ़ा जिसमें कोई मिस्टर सैजफ्राइज हैड डिनाउंस्ड जिसने निंदा की देम कॉलिंग देयर इंडोलसेंस एज एन एक्ट ऑफ सिंस। और क्या निंदा की कि जो आलसी है उनका उसको एक पाप की तरह दर्जा दिया मतलब आलस करना एक पाप है। द ऑथर से दैट मिस्टर सैजफ्राइज इज़ रॉन्ग इन दिस जजमेंट। और जो ऑथर कह रहा है कि जो मिस्टर सैजफ्राइज है अपने इस जजमेंट रॉन्ग था मतलब वो आलस को एक पाप की कैटेगरी में रख रहा है तो वो एक गलत चीज़ है। इट डिड नॉट बिकम क्लियर टू द ऑथर वेदर मिस्टर Selfridge was lecturing to the crowd of carefree holidaymakers like him or he was talking to the serious and reserved kind of person like shopkeeper and a businessman. जो मिस्टर सैजफ्राइज जो लेक्चर दे रहा था उस चीज़ को वो लेक्चर देख के समझ नहीं पा रहा था कि वो जो आलसी लोग हैं जैसे कि ऑथर हैं जो कि आराम करना पसंद करते हैं उनकी निंदा कर रहा है या फिर उनसे बात कर रहा है या फिर जो सीरियस टाइप के लोग हैं जैसे कि शॉपकीपर है बिजनेसमैन है जिनको बिल्कुल भी सोना या फिर आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है उनसे वो उनको लेक्चर दे रहा था। उस मतलब उसको ये समझ नहीं आ पा रहा था कि वो आलस जो लोग हैं जिनको जो आलसी लोग हैं जिनको कैटेगराइज करा था आलसी लोग उनको वो लेक्चर दे रहा है या फिर वो उन लोगों को लेक्चर दे रहा है जो बहुत ही सीरियस है। ही सैड दैट ही बिलीव इट टू बी द ग्रेटेस्ट सिन। जो सेल्फ ट्रैश थे वो ये कहता था कि ये जो आलसी है वो एकदम ग्रेटेस्ट सिन है एक बहुत बड़े पाप की तरह है। It was, however, quite certain that his remark were meant for those who wasted their time like the author.
ये श्योर हो गया था कि उसका जो रिमार्क था उस राइटर का, मिस्टर सेल्फ्रिज का, वो उन लोगों के लिए था जो कि ऑथर की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. द ऑथर फॉरगॉट द ग्राउंड्स ऑन विच हिज ब्लेम एंड ऑब्जेक्शन वर बेस्ट. और ऑथर को अब याद नहीं है कि किस आधार पे जो मिस्टर सेल्फ्रिज है अपने ऑब्जेक्शन या फिर जो ब्लेम दे रहा है वो किस आधार पे दे रहा है. ही डज नॉट केयर टू ब्रिंग दैम टू हिज मेमोरी अगेन एज इट वुड बी mere वेस्ट ऑफ टाइम. और वो ऑथर जो है वो उन आधारों को याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो याद करने की कोशिश करेगा तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा. इन हिज लेक्चर मिस्टर सेल्फ्रिज waited to mention their names, but it was wholly true that his direct attack was on idleness. But indirectly, he meant the author and his friend who were wasting their time, them like a king flat on their backs on the moor. और मिस्टर सेल्फ्राइड ने अपने जो अटैक किया था डायरेक्ट, तो उसमें कहीं पे भी डायरेक्टली ऑथर और उसके फ्रेंड का नाम नहीं लिया था, पर ये श्योर हो गया था कि वो उन पे ही अटैक कर रहे हैं जो कि एक राजा की तरह आइडली अपने जो मोर लैंड है जहाँ पे घास का मैदान जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे थे, आराम से सो रहे हैं, तो उन पे ही वो अटैक कर रहा है. The author says that lying on the moor doing nothing was so pleasant that it would have pleased Mr. Selfridge also if he had seen him and his friend. मतलब वो कह रहा है कि मोर लैंड पे जहाँ पे उस घास के मैदान वो सो रहे थे वहाँ पे सोना इतना सुखदायी है कि अगर वो वहाँ पे मिस्टर सेल्फ्रिज भी वहाँ पे आए और उसको दोस्त को देखे वहाँ सोते हुए तो वो भूल जाएगा. मिस्टर सेल्फ्रिज वॉज नैरो माइंडेड. ऑथर कह रहे हैं कि मिस्टर जो सेल्फ्रिज है वो नैरो माइंडेड है, यानी संकीर्ण मानसिकता वाले इंसान है. ही क्लोज हिज आइज ऑन ही ब्राइट साइड ऑफ द लाइंग ऑन द मोर डूइंग नथिंग. द ऑथर says that a prejudiced and one-sided view is not only wrong but harmful also. ऑथर कह रहे हैं कि प्रेजुडाइज यानी पहले से कुछ आपने माना वो वाला या फिर वन साइडेड नहीं, एक तरफा जो कोई विचार होता है या फिर कोई बात होती है वो हमेशा ही गलत होती है, उसके जो कंसिक्वेंसेस हो गए वो काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं. The author says that all the evil in this world is brought about by persons who are always up and doing. ऑथर कह रहा है कि दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं या जितनी भी घटनाएं होती हैं वो उन लोगों के द्वारा होती है जो जल्दी उठ जाते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं. He says that they do not know when they ought to be up or not what they ought to be doing. वो ऑथर ये कहता है कि जो लोग जल्दी उठ जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं उनको ये पता नहीं रहता कि उन्हें क्या करना चाहिए और कब उठ के करना चाहिए. The world is in a muddle, but it is not laziness that had brought it to such a pass. अब ऑथर आगे कह रहा है कि जो दुनिया में गड़बड़ हो रही है या फिर दुनिया अभी बहुत बुरी अवस्था से चल रही थी, पर ये जो कुछ भी हुआ ये सारी की सारी मिसचीफ यानी जो जितनी भी घटनाएं हो रही वो उन लोगों के द्वारा नहीं हो रही जो कि आलसी है. It is not the active virtues that it lacks but the passive ones. द डेविल इज़ द मोस्ट एक्टिव क्रिएचर इन द वर्ल्ड. वो आगे कहते हैं कि जो डेविल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त क्रिएचर है. ही डज नॉट सिट आइडल इवन फॉर ए मिनट. वो एक भी सेकंड के लिए आलस के रूप में यानी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता. ही कैन नॉट अलाउज लेजीनेस. वो जो डेविल है वो लेजीनेस यानी आलसी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता. ही इज़ ऑलवेज परसुएडिंग पीपल टू बी अप एंड डूइंग सम मिस्चीफ फॉर अनदर. और वो लोगों को इस चीज़ पे परसुएड या फिर प्रेरित करता है या फिर उकसाता रहता है कि लोग उठें और कुछ ना कुछ करते रहें, गलतियाँ कुछ गड़बड़ करते रहें. द रिजल्ट इज़ दैट द वर्ल्ड इज़ लैकिंग इन काइंडनेस एंड स्टडी थॉट्स. और इसका ये नतीजा ये निकला है कि जो दुनिया है उसमें स्टडी थॉट्स और जो काइंडनेस है यानी जितने जितने इंसान कुछ ना कुछ करते जा रहे तो उसमें दयालुता खत्म होती जा रही है. इट वॉज द एक्टिविटी ऑफ द एम्परर्स, किंग्स, स्टेटमेंट्स, जनरल्स एंड जर्नलिस्ट दैट ब्रोट अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914. और आगे अपने ऑथर अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए कह रहे हैं या फिर एक तर्क दे रहा है कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह वो लोग नहीं थे जो कि आलस से या फिर आइडली जो अपने घर पे बैठे हुए थे. उसकी वजह थे कि एम्परर्स थे, किंग्स थे, स्टेटमेंट्स थे, जनरल्स थे, साथ साथ में जर्नलिस्ट थे जो मतलब एक दूसरे को उकसा रहे थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था. सिमिलरली इफ़ दीज पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्सेलियस हैड टेकन अ फोर्टनाइट ऑफ डूइंग नथिंग. अगर ये कह रहा है कि अगर यही लोग अगर एक हफ्ता यानी कि 15 दिन या फोर्टनाइट लोग आराम से अपने घर पे बैठते और कुछ नहीं करते, दे वुड हैव गोन टू द पीस कॉन्फ्रेंसेज एंड कम बैक विदाउट अ ब्लेम पुट ऑन देम. तो वहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंसेज भी हो जाती है और किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती.
In half the politicians of the world give up the activity and take to idleness for a short time, we shall be much better off than before. अब ये कह रहे जितने भी हाफ द पॉलिटिशियन मतलब अगर उनमें से आधे पॉलिटिशियन भी अपने घर पे आराम से बैठते आलसी होके बैठ जाते तो ये जो कंसिक्वेंसेस हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जिसका नतीजा ये हुआ था तो ये नहीं होता और जो वर्ल्ड है और ज़्यादा पीसफुल होता मतलब शांति व्याप्त रहती चारों तरफ. द अमेरिकन हैड लेजीनेस एंड लीड अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी. अभी वो अमेरिकन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनकी जो लाइफ है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन हैं उसमें आलसी को नहीं मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. द रिजल्ट ऑफ दिस इज़ दैट द कंट्री हैज़ बिकम वेरी प्रॉस्परस. अब जो एक्टिविटी की वजह से माना कि जो उनकी कंट्री है बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है बट द कंडीशन ऑफ द पीपल इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. पर जो वहाँ की जो इंसान है उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होकर मतलब बहुत ख़राब से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है. दे आर क्रिटिसाइज बाय द ग्रेट राइटर्स. वो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बौद्धिक पुरुष होते हैं उनके द्वारा वो क्रिटिसाइज होते हैं. द ग्रेट अमेरिकन राइटर हैज़ knows hesitated to praise idleness and they have taken to doing nothing and praising themselves for doing so. और जितने भी अमेरिकन के ग्रेट राइटर्स हैं वो idleness को प्रेज करते हैं. The author says that Thoreau, the great natural philosopher of the America, without having the capacity for idling and doing nothing, would be considered a conceited fellow. जैसे आगे एग्जांपल दे रहा है कि जो अमेरिकन राइटर थे थोरो जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी टाइम एक मतलब किसी सुनसान जंगल पे कॉटेज में बिताए थे तो वो कह रहे हैं कि अगर उनके उनमें ये प्रवृत्ति नहीं होती आलस की और किसी एक जगह शांति से बैठने की तो उनको ग्रेट नहीं मान के एक बेवकूफ़ माना जाता है. नेक्स्ट है कि इफ़ विटमैन द ग्रेट अमेरिकन पोइट एक विटमैन वॉल्स विटमैन है जो कि अमेरिका का ग्रेट पोइट है गिव्स अप हिज हैबिट ऑफ आइडलिंग अबाउट विथ हिज हैंड इन हिज पॉकेट ही वुड बी बियरली एन आस. ये कह रहे हैं कि जो विटमैन है अगर उन्होंने अपने जो आलस से भरे होके या फिर आलसी होके अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डाल के अगर वो खड़े रहने की आदत मतलब खड़े रहने की इन सेंस कि वो नेचर को देखने की या फिर चुपचाप खड़े रहने की कुछ नहीं करने की आदत नहीं होती तो वो उनको भी बेवकूफ़ माना जाता. A man must possesses power of imagination if he wants to enjoy the pleasure of doing nothing. अब ये कह रहे हैं कि doing nothing का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करो तो वो कहने का मतलब ये है कि इस कुछ नहीं करने में एक चीज़ होती है कि एक इंसान के पास में इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए. Doing nothing does not mean that one is relieved of energy. वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं था आप में बिल्कुल शक्ति नहीं थी मतलब आपकी जो कल्पनाशीलता या क्रिएटिविटी होती कल्पना के तौर पे वो अंदर जारी रहनी चाहिए. ए मैन मस्ट बी सिंसियर पॉइंट सो दैट ही कैन वंडर इनटू ड्रीम लैंड व्हेन ही सेटल डाउन टू डू नथिंग. मतलब एक इंसान को इधर उधर आलसी होने से पहले या इधर उधर घूमने कुछ नहीं करते हुए घूमने से पहले एक पॉइंट होना चाहिए ताकि वो अपनी इमेजिनेशन में अपने ड्रीम लैंड में जा सके जब उसके पास कुछ भी करने को नहीं हो. पिछले सेज दैट वर्ड्सवर्थ न्यू द वैल्यू ऑफ डूइंग नथिंग. अब ये आगे एग्जांपल दे रहे हैं वर्ड्सवर्थ के जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक पोइट थे फेमस तो उनका एग्जांपल दे रहे हैं कि उनको पता था कि डूइंग नथिंग का मतलब क्या होता है. ही ऑलवेज लव आइडलिंग अबाउट एंड स्टेइंग एट नेचर. वो हमेशा आलस भरी एक शांत अवस्था में बैठना पसंद करते थे और नेचर को देखना पसंद करते थे मतलब नेचर को उसका जो अंदरूनी रूप है नेचर का उसको वो देखना उसको समझना चाहते थे उसको जानना चाहते थे कि नेचर क्या चीज़ है. तो उनको सही मीनिंग था कि डूइंग नथिंग का मतलब क्या होता है. इफ़ ही वर अलाइव टुडे अगर वो आज जिंदा होते ही वुड हैव प्रीच टू द वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ डूइंग नथिंग एंड ही वुड बी राइट. तो वो आज दुनिया को कुछ नहीं करने की प्रेरणा देते. कुछ नहीं करने से होता है कि आप नेचर से कनेक्टेड हो जाओ कुछ ऐसी हरकतें नहीं करो जिससे कि दुनिया का जो पीस है वो ख़त्म हो रहा है. तो लोगों को इस चीज़ पे प्रीच करते और उनको ये फील होता कि वो एकदम राइट है. तो आज के लेक्चर में हमने ऑन डूइंग नथिंग जो कि जे बी प्रिस्टली का लिखा हुआ एक ऐसे है उसको डिस्कस किया है. थैंक यू.